कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने क्लास 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, संस्कृत ग्रंथ, जैन साहित्य और धर्मेतर साहित्य। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, इससे आगे हम लोग को देखना है, जिसमें आपको बताए थे ग्रंथ का नाम 25 ठो बताए थे और उसके रचनाकार और किस काल में लिखे गए थे उससे रिलेटेड यहाँ तक हम लोगों ने पूरा देख लिया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इससे आगे हम लोग क्लास 2 देखने वाले हैं आज। तो क्लास 2 में हम लोग देखेंगे विदेशी लेखक एवं उनके साहित्य, पुरातात्विक स्रोत, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य और इसका क्विक रिवीजन देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा रिवीजन इसका कर लेंगे, अभी तक जो पढ़े उसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का विदेशी लेखक। आज का टॉपिक क्या है? पहला विदेशी लेखक। ठीक है, विदेशी लेखक और उनके साहित्य। विदेशी लेखक जो थे और उनके द्वारा लिखे गए साहित्य हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं ना। पहला हेरोडोटस, इनके बारे में तो जानते ही होइएगा आप लोग, है ना। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इनके पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका नामक पुस्तक है। ठीक है, इसमें भारत और ईरान के बीच के आपसी संबंध का वर्णन है। ठीक है, हेरोडोटस क्या है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। ठीक है, और इस हिस्टोरिका की रचना में जिसमें क्या है, भारत और ईरान के बीच के आपसी संबंध का वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेगास्थनीज। ठीक है, ये भी विदेशी लेखक ही थे। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे भारत। ठीक है, और ये कौन थे? सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत था। इनके द्वारा रचित इंडिका, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन है? इंडिका नामक पुस्तक है। मौर्यकालीन नगर प्रशासन, कृषि का वर्णन है। ठीक है, अब मेगास्थनीज जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य काल के दरबार में, और ये जो थे क्या थे? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम क्या है? इंडिका। इंडिका में क्या है? तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन तथा कृषि का वर्णन किया गया है इंडिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डायमेकस। डायमेकस क्या है? यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, है ना। डायमेकस कौन था? तो सीरियन नरेश, जो सीरियन के राजा थे, है ना, अंतियोकस, उसका क्या था? ये राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, डायमिकेस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था डायमिकेस, जो सीरियानेरेस अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डायोनोसिस। ठीक है, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, है ना। डायोनोसिस कौन था? तो टॉलमी नरेश, मिस्र नरेश का क्या था? राजदूत था, जिसका मिस्र नरेश कौन था? तो टॉलमी फिलेडेल्फस, है ना, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये भी डायनेसियस कहाँ पर आया था? तो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लिनी। इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी का जो प्लिनी द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? तो हिस्टोरिका नामक। ठीक है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशु, इसमें क्या चीज के बारे में बताया गया? हिस्टोरिका नामक पुस्तक, नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक में तो भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का वर्णन है। किसमें? प्लिनी में। प्लिनी द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका, जबकि हेरोडस द्वारा लिखा गया क्या है? हिस्टोरिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फाहियान। ठीक है, फाहियान कौन था? तो 399 से 415 ईसा के पूर्व, है ना, प्रथम चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। अब ये फाहियान जो था कब आया था? तो 399 से 415 ईस्वी के बीच, है ना, प्रथम चीन यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है था, अपनी पुस्तक में इसने तत्कालीन भारतीय राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हैनसोंग। हैनसोंग 629 से 644 ईस्वी। इसे यात्रियों के सम्राट या यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हैनसोंग को यात्रियों के सम्राट या यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हैनसोंग कब आया था भारत?
तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत सियुकी, इनके द्वारा लिखी गया जो यात्रा वृत्तांत है, क्या नाम है उसका, सियुकी से तत्कालीन भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। इनसे सियुकी जो इनके द्वारा लिखा गया है, इनसे क्या मिलता है हमको, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया। नालंदा विश्वविद्यालय में जब आए हैंसोंग तो नालंदा विद्यालय में अध्ययन भी किए, ठीक है ना, और अध्यापन भी किए, यानी कि पढ़े भी और पढ़ाए भी नालंदा विद्यालय में आके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इत सिंह, यह भी एक चीनी यात्री था। इत सिंह भी कौन यात्री था, कहाँ का था, तो चीन का था, है ना। इसे 670 ईस्वी के आसपास भारत के बिहार प्रदेश का भ्रमण किया। ठीक है, इत सिंह जो था कब आया था, तो 670 ईस्वी में आया था। ठीक है, 670 ईस्वी के आसपास भारत के बिहार में आया था भ्रमण करने के लिए। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और जब भ्रमण करने आया तो इनको नालंदा विद्यालय भाग गया, है ना, और वहीं अध्ययन किया, वहीं इन्होंने पढ़ाई भी की। कहाँ, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, विदेशी लेखक द्वारा लिखे गए रचना और रचनाकार का नाम है, और किस देश के वो रचनाकार थे इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। नोट है, जैसे पहला है इंडिका। ठीक है, तो इंडिका के रचनाकार कौन है, तो मेगास्थनीज है। और ये मेगास्थनीज किस देश के थे, तो यूनान के थे। ठीक है, दूसरा ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, तो टोमेली। ठीक है, कौन है, टोमेली। और ये किस देश से आए थे, तो ये भी यूनान से ही आए थे। नेचुरल हिस्टोरिका, पीछे हम बताया है, नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक कौन है, प्लिनी। ठीक है, और ये भी कहाँ से आए थे, तो यूनान से ही आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, परिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, है ना, परिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इसका लेखक कौन है, अज्ञात, है ना। और यह कहाँ के थे, तो यूनान मिस्र से आए थे। ठीक है, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, इसका राइटर कौन है, तो फयान है। और ये कहाँ से आए थे, चीनी यात्री है, पहले बताए थे आपको। एस्से ऑन बेस्ट इन वर्ल्ड, एस्से ऑन बेस्ट इन वर्ल्ड, है ना, इसका लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, तो हैंसोंग। कौन है, हैंसोंग। और ये कहाँ से आए थे, चीनी यात्री भी थे। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीज एंड प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाया। ठीक है, इसका राइटर कौन है, तो इत सिंह, है ना, ये भी चीन से ही आए थे। ठीक है, लाइट ऑफ हनोसंग, लाइट ऑफ हनोसंग, इसका रचनाकार कौन है, तो हमवली। कौन है, हमवली। और ये भी कहाँ से आए थे, चीन से ही आए थे। तहकीक ए हिंद, क्या है, तहकीक ए हिंद, इसका रचनाकार कौन है, तो अल बरूनी। और ये कहाँ से आए थे, अरब से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब पुरातात्विक स्रोत, है ना, पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ से। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, खुदाई के दौरान प्राप्त वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं, है ना, जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। ठीक है, इसमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक आदि प्रमुख है। जॉन कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है ना। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे बोला जाता है, तो जॉन कनिंघम को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुद्राएं अथवा सिक्के। ठीक है, मुद्राएं अथवा सिक्के क्या है, प्राचीन भारत के गणराज्य का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है ना। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। उन पर अंकित तिथियों से कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। और जो मुद्रा है उस पे तिथि जो अंकित रहता है उससे कालक्रम को निर्धारित करने में क्या होता है, सहायता मिलता है। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, प्राचीन सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। भारत में प्राचीन सिक्का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसे आहत सिक्का कहते हैं। यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो सिक्का है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आहत सिक्का बोलते हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंचमार्क कहा जाता है। यह मुख्यतः चांदी धातु से निर्मित है। ठीक है, आहत सिक्का किसके बने होते थे, तो चांदी या धातु के। भारत का प्राचीनतम सिक्का कब का है, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अभिलेख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग।
अभिलेख प्राय स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियां, मंदिरों की दीवारों इत्यादि पर खुदे मिलते हैं। अभिलेख कैसा मिलते हैं हम लोग को? तो स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, है ना, और मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों इत्यादि पर हमें क्या मिलते हैं? खुदे मिलते हैं। खुदे मिलते हैं नहीं, खुदा होता है उस पर, ठीक है, खुद के लिखा जाता है। अभिलेख का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है ना। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुरालेख शास्त्र कहलाता है, ठीक है, इतना याद रखना आप लोग को, ठीक है। अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों इत्यादि दीवारों पर क्या होता है? लिखा होता है, खुदे के रूप में लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पुरातात्विक स्रोत अभिलेख के बारे में हो रहा है। भारत का सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा काल का माना जाता है। भारत का जो सबसे पुराना अभिलेख है किस काल का है? तो हड़प्पा काल का माना जाता है, ठीक है। इससे पुराना कोई अभिलेख नहीं, हड़प्पा काल से पुराना, ठीक है, जिससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, है ना, और इसे अभी तक क्या होगा? पढ़ा नहीं गया, पढ़ नहीं सकते, ठीक है। प्राचीनतम पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक का है ना। प्राचीनतम जो है पढ़नीय यानी कि जिसको हम पढ़ सकते हैं, है ना, वो अभिलेख किसका है? तो सम्राट अशोक का है, जिसे पढ़ने में 1837 ईस्वी में जेम प्रिंसेप को सफलता मिली थी, है ना। यानी कि प्राचीनतम अभिलेख जो है अशोक का, जिसे पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को, जो 1837 ईस्वी में क्या किए थे? इसको पढ़े थे। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। सबसे ज्यादा अभिलेख कहाँ मिला है? तो मैसूर के पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख अभिलेख, ठीक है। अभिलेख तो है, उसमें भी कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, जैसे जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, है ना, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। यह शक शासक रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है ना। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो शक शासक रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख है। और यह क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है और सबसे लंबा है, और क्या है? प्रथम अभिलेख है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट अभिलेख के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। एन अभिलेख। एन अभिलेख क्या है? इसे गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया था। एन अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था? तो गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा की चर्चा मिलती है। सती प्रथा की चर्चा हमको कहाँ से मिलती है? तो एन अभिलेख में हमको सती प्रथा की चर्चा मिलती है। और यह किनके द्वारा जारी किया गया था? भानुगुप्त द्वारा, है ना, गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं एहोल अभिलेख। यह बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसे उसके मंत्री रविकीर्ति द्वारा तैयार किया गया था। और ये जो था एहोल अभिलेख, उसके मंत्री रविकीर्ति द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि एहोल अभिलेख बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है ना, जिससे उसके मंत्री द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। कौन अभिलेख? एहोल अभिलेख। नेक्स्ट हाथी गुफा अभिलेख। ये क्या है? इसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा जारी किया गया था। हाथी गुफा का जो अभिलेख है, कलिंग का जो राजा था खारवेल द्वारा जारी किया गया। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम ईस्वीवार घटनाओं का वर्णन विवरण मिलता है, ठीक है। यानी कि ईस्वीवार घटनाओं का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। और इसे किस शासक द्वारा जारी किया गया था? तो कलिंग का शासक खारवेल द्वारा हाथी गुफा अभिलेख को जारी किया गया था। नेक्स्ट इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग प्रस्ती। मूल रूप से यह अभिलेख सम्राट अशोक का है। बाद में इस पर हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया। यानी कि इलाहाबाद अभिलेख जो है वो अभिलेख तो है सम्राट अशोक का, लेकिन हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया है। लेकिन हरिसेन द्वारा इस पर क्या किया गया है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया है। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने इस पर अपना संदेश खुदवाया है। उसके बाद देखो इलाहाबाद अभिलेख में क्या हुआ, ये तो मूल रूप से अशोक का है, ठीक है। उसके बाद हरिसेन द्वारा जो समुद्रगुप्त के उपलब्धियों को क्या किया गया? इस पे इलाहाबाद अभिलेख खुदा गया। उसके बाद आगे चलकर मुगल शासक भी आए और इन्होंने भी क्या किया? जहांगीर के बारे में इस पर अपना संदेश खुदवा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख ये दोनों ही अभिलेख सम्राट अशोक के
है ना। मास्की एवं गुजरा ये दोनों अभिलेख इनका है, सम्राट अशोक के हैं। क्रमशः अशोक प्रियदर्शी तथा अशोक का नाम उल्लेख है ना, जिसमें क्रमशः अशोक प्रियदर्शी तथा अशोक का नाम उल्लेख है ना। इसमें अशोक को ही प्रियदर्शी कहा गया है और अशोक का भी नाम इसमें उल्लेख है। किसमें? मास्की और गुजरा अभिलेख में। नेक्स्ट, भाभु एवं रुमिनदेई अभिलेख। भाभु एवं रुमिनदेई अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख अशोक के हैं और ये भी दोनों अभिलेख किसके हैं? अशोक के ही हैं, जिनसे अशोक के बौद्ध धर्म के प्राप्ति आस्था का पता चलता है। बौद्ध धर्म के प्राप्ति आस्था का पता किससे, प्रतिष्ठा का पता किससे चलता है? तब भाभु एवं रुमिनदेई अभिलेख से पता चलता है कि अशोक जो था उनको बौद्ध धर्म के प्रति आस्था था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रूपथान अभिलेख। इस अभिलेख से अशोक के शैव धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। ठीक है, कौन अभिलेख? रूपनाथ अभिलेख में इस अभिलेख से अशोक के शैव धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। पर्सिपोलिस व नक्श ए रुस्तम इस अभिलेख में भारत में तथा ईरान के संबंधों का वर्णन मिलता है। और किस अभिलेख में भारत और ईरान के संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो रूपनाथ अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट, बुजकोई या एशिया माइनर, बुजकोई या एशिया माइनर 1400 ईस्वी पूर्व के इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नतस्य नामक 4 देवताओं का उल्लेख है। यानी कि बुगजकोई एशिया माइनर जो है ना, एशिया माइनर इसको बोले, 1400 ईस्वी पूर्व के इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नतस्य नामक 4 देवताओं का वर्णन किससे मिलता है? तो एशिया माइनर में 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और पुरातात्विक स्रोत में यह अभिलेख जो है और किनके द्वारा कौन सा अभिलेख लिखवाया गया या किस शासक के लिए बारे में वो अभिलेख बताता है, उससे रिलेटेड थोड़ा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। महास्थान अभिलेख। ठीक है, महास्थान अभिलेख, इसका शासक, इस समय शासक कौन था? ये किस शासक के बारे में बताया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना। गिरनार अभिलेख, इसमें किसका अभिलेख है? तो रुद्रदामन का। ठीक है, प्रयाग प्रस्थि, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, उदयगिरी अभिलेख, इसमें किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। भीतरी स्तंभ लेख, इसमें किस शासक का विवरण मिलता है? तो स्कंदगुप्त का। ठीक है, एरन अभिलेख किस शासक का है? भानुगुप्त का। ग्वालियर प्रस्थि अभिलेख जो है राजा भोज का है ना। हाथी गुफा अभिलेख, इसमें किसकी विवरण है? तो खारवेल की। और नासिक, इसमें किसकी? गौतमी बालश्री की विवरण मिलती है। अब देवपरा में विजय सेन की विवरण मिलती है। एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें 11 ठो है अभिलेख और उस अभिलेख में किस शासक के बारे में बताया गया है। थोड़ा स्मारक के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तक्षशिला, यहाँ से प्राप्त अवशेषों से कुषाण वंशों की इतिहास की जानकारी मिलती है। तक्षशिला में जो प्राप्त अवशेष है ना, उससे कुषाण वंशों के इतिहास की जानकारी मिलती है। अंकोरावट जो क्या है? कंबोडिया में, तथा बृहदपुर मंदिर जो कहाँ है? जावा है। यहाँ से प्राप्त अनेक प्रतिमाओं से पता चलता है कि इन देशों के साथ भारत का क्या था? व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, कल देखेंगे हम लोग इसका क्विक रिवीजन। ठीक है, शॉर्ट में देखेंगे, वीडियो थोड़ा और ज़्यादा लंबा हो जाएंगे इसको ये करेंगे तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। चलिए आज तक के लिए है, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।